अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू IS 1893 पार्ट 1 2002। तो ये कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड बेस्ड है, जो कि हमने सिस्मिक डेटा जो कलेक्ट किया है हमने पास्ट अर्थक्वेक जो भी हमारे इंडिया में आ चुके हैं, तो उनको ही मद्देनज़र देखते हुए तो हमने क्या किया था, तो पहला एक कोड बनाया हुआ था जो पब्लिश किया गया था हमने 1962 में। ठीक है, 1962 में पब्लिश किया गया हुआ था कोड। तो उसके बाद फर्दर रिकमेंडेशंस आ गई अर्थ के एक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए, जो कि फिर लेटर फिर से हमने रिवाइज किया गया 1966 में। ठीक है, तो उसमें क्या है, एडिशनल सिस्मिक डेटा हमने उसमें और ऐड कर दिया था, ताकि टाइम बाय टाइम उसमें चेंज आते गए। लास्ट एटलीस्ट 5 रिविजन्स हो चुके हैं उसके, एटलीस्ट 2002 तक उसके 5 एडिशंस हो चुके हैं, जैसे कि वो 1970 में भी, 75 में भी, 84 में भी। तो इसी तरह से जो हमारा इस वक्त है वो 5th एडिशन कहलाता है, जो कि हमारा अभी 1893-2002। ठीक है, तो ये जो 5th रिवीजन है इसका, इसमें क्या है, रैपिड डेवलपमेंट हुई थी जो कि हमने रिसर्च की थी, जो कि गवर्नमेंट ने या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज थी जिन्होंने ये फील्ड में देखा था अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो डिज़ाइन जो है, वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें, तो उसमें इस कोड की एप्लीकेशंस लाई गई थी। और इस कोड को उस टाइम पे 1893-2000 में क्या किया गया था, 5 हिस्सों में, तकरीबन 5 हिस्सों में फिर से डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो उनमें क्या था कि वो जो 5 हिस्से थे वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए थे। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला जो था वो जनरल प्रोविजन फॉर बिल्डिंग्स था। ठीक है, पहला यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला जो था ये जनरल प्रोविजंस ऑफ बिल्डिंग्स के लिए था। उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में उसको किया था, वो लिक्विड रिटेनिंग टैंक्स जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास एलिवेटेड टैंक्स है या जो भी हमारे ग्राउंड में हमें सपोर्टिंग वाटर टैंक्स है, तो उनके लिए पार्ट 2 रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3, वो ब्रिजेस और हमारे रिटेनिंग वॉल्स जो भी हैं, तो वो उसमें उस कोड में वो पार्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरह से पार्ट 4, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स जो भी होंगे, जिनमें हमें स्ट्रक्चर्स जो भी हम इंडस्ट्रीज वगैरह जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनमें वो पार्ट 4 में वो बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5, विच इज डील्स इन डैम्स एंड एम्बैकमेंट्स। जो भी डैम्स बनानी हो या एम्बैकमेंट बनानी हो, तो उस रिगार्डिंग हमारा पार्ट 5 काम आता है। ठीक है, तो मेनली जो ये है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कोड है ना IS 1893-2002, मेनली इसमें क्या है रखा गया है, सिस्मिक जोन्स। जो सिस्मिक मैप है हमारा या सिस्मिक जोन है, इसमें ही बता गया है कि कहाँ से किसनी सिस्मिक इंटेंसिटी कहाँ पे क्या होती है, या फंडामेंटल हम बात करेंगे इस पे कि सॉइल जो फाउंडेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। तो जो हमारे पास ये वाला कोड है, तो इसमें फॉर एग्जांपल हमें और जो फर्दर कोड्स हैं हमारे पास, जैसे कि IS 4326, IS 13827, ठीक है, IS 395, तो उनकी गाइडेंस भी साथ में ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे करिकुलर में है अभी, जो हमारे सिलेबस में है, तो उस अकॉर्डिंगली हमें पार्ट 1 पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 1 1893 पार्ट 1, जो कि क्राइटेरिया है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर कि जिसमें हमारे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स आते हैं, तो उनमें वही जनरल प्रोविजंस हमें डिस्कस करने हैं, या जो भी डिटेलिंग है वो हमें वहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक एक पहला आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ IS 1893 पार्ट 1। तो बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस कोड में, इसमें स्पेसिफिक सिस्मिक जोन्स जो है इंडिया के, वो डिफाइन किए गए हैं कि कौन सा कैसे कहाँ से कौन सा सिस्मिक जोन कहाँ से है क्या है, वो सब कुछ इसी में है। और कैसे 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 से ये सिस्मिक डिज़ाइन फोर्स आते हैं हमारे, जो कि हमारे मास पे आते हैं, वो कैसे है। ठीक है, वो सारा इसी में है। और इसी कोड में जो है जनरल प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो हमारी बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेबल है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं
इस कोड में क्या किया गया है, इस कोड में दिया गया है जो कि फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ है। जैसे कि एक सिटी है फॉर एग्जांपल जालंधर है, वो जोन नंबर 4 में आती है, और इसी तरह से एक सिटी बेंगलोर है जो कि जोन नंबर 2 में आती है। तो उसमें इस कोड में दिखाया गया है, तो जो जालंधर वाली सिटी है उसमें 2.4 टाइम्स ग्रेटर सिस्मिक डिज़ाइन फोर्स की ज़रूरत लगती है एज़ कम्पेयर टू जोन नंबर सेकंड। ठीक है। तो सिमिलरली इसमें और एक चीज़ बताएगी, जैसे कि भुज है जोन नंबर 5 में आता है, उसमें एक्सपीरियंस देखी गई है 3 टाइम्स सिस्मिक डिज़ाइन फोर्स जो है वो दिया गया है ज़्यादा एज कम्पेयर टू हैदराबाद में। अगर देखा जाए जोन नंबर 2 में दोनों की सॉइल की कंडीशन क्या थी, सेम, तो उसमें अलग। और बेसिकली ये डिपेंड करता है सब कुछ जो हमारे जोन्स में आ रहा है सिस्मिक जोन, तो वो सिस्मिक जोन्स इस हमारे जो इस कोड में है वो उसमें दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस की जो कि हमारे 5th रिवीजन में आ चुकी थी इस कोड में, वो हम देखते हैं क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो मॉडिफिकेशंस आई है वो क्यों आई है, बेसिकली कि पास में जो अर्थक्वेक्स आए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा देख के हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या ज़रूरत है कि इसको रिवाइज करने की। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा इसमें कि इस वाली 2002 में क्या किया गया कि हमारा जो मैप था ना, जो कि हमारा अर्थक्वेक जो जोनिंग ऑफ मैप्स था, तो वो सबसे पहले 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। मींस कि उसमें 5 जोन्स थे, जोन नंबर 1 2 3 4 5, सारा रोमन्स में ही है जोन्स। पर जो नया रिवाइज्ड मैप किया गया उसमें मर्ज किया गया, जोन नंबर 1 और जोन नंबर सेकंड को मर्ज किया। तो अब हम बात करेंगे, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पहले 5 जोन्स थे, अब मर्ज करके हमारे पास टोटल 4 जोन्स रह चुके हैं। वो है हमारा सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैप जोनिंग ऐसे की गई है। ठीक है। इसी तरह से पास की एक्सपीरियंस देखिए, अर्थक्वेक का जो वैल्यू जो है, सिस्मिक जोन फैक्टर्स जो है उनको मॉडिफाई किया गया, कुछ रियलिस्टिक्स वैल्यूज़ बताए गए उनके, जैसे कि हमारे टेबल्स में दिखाए गए हैं। जैसे कि अभी आप देख लेंगे हमारे टेबल, यहाँ देख लो, जैसे कि टेबल है हमारा, तो जैसे जोन फैक्टर, जैसे हमारे कोड ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जोन फैक्टर हमारे जोन सेकंड में 0.1 है, इसी तरह से 0.16 थर्ड में आएगा, 4 में 0.24, 0.36। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये जोन फैक्टर्स हैं हमारे। तो इसी तरह से इंटेंसिटी जो है हमारी, जो हमारी अर्थक्वेक इंटेंसिटी भी है, वो भी इसी टेबल में मैप में भी वहाँ पे डिफाइन किया गया है कोड में भी। जैसे कि अगर इस इंटेंसिटी का जो है वो लो होगा, इस इंटेंसिटी में थर्ड वाले में तो मॉडरेट आएगा, फोर्थ वाले में सीवियर होगा, और फिफ्थ में वेरी सीवियर मींस डेंजरस। तो अब हम देखते हैं कि जो टेबल नंबर 5.2 की बात हम करते हैं कि उसमें क्या है। तो उसमें दिखाया गया है कि इंडिया की जो वेरी सिटीज़ है हमारे पास, तो वो किस जोन में बिलोंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाउन्स दिए गए हैं, और ये जैसे कि यहाँ पे जोन नंबर सेकंड में हम, जहाँ पे बेसिकली लो सिस्मिक इंटेंसिटी है, और जो पहले टेबल में आपने दे चुके हैं कि जोन किस जोन में ये जोन फैक्टर है, जोन फैक्टर इज 0.10। उसमें क्या है, बेंगलोर आता है, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कोटा, मैसूर, नागपुर। अब नेक्स्ट बात करेंगे जोन नंबर 3, उसमें फैक्टर चेंज हो रहा है 0.16, और ये हम कहलाएंगे मॉडरेट सिस्मिक इंटेंसिटी। उसमें इलाहाबाद, आगरा, अहमदाबाद, बठिंडा, बीकानेर, चेन्नई, गोवा, जबलपुर, कानपुर, पटियाला, सूरत। ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए तो जोन नंबर 4 में जो डिवाइड किया गया, अंबाला, अमृतसर, बन्नुई, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, देहरादून, दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, नैनीताल। तो ये हमारा जोन किया गया है पूरा हमारे कंट्री को। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे जो डेंजरस जोन है वो है जोन नंबर 5, जो कि बहुत सीवियर सिस्मिक इंटेंसिटी होती है। उसमें हम देखेंगे भुज जो हमारा गुजरात में देखा गया था, दरभंगा था, गुवाहाटी था, इम्फाल था, कोहिनूर था, मंडी, और हमारा जो श्रीनगर है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, और तेजपुर।
और कुछ इसमें जो हमारे कोड में एम्पिरिकल फार्मूलाज को रिवाइज की गई थी, जो कि हमारे पास था पहले से, उसमें कुछ रिवाइज की थी जो हमारे मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग के लिए हमें लगती थी, जो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स के लिए हमें लगता था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। और जो फाउंडेशन मटेरियल है ना, तो उसमें भी देखा गया है कि जैसे कि हमारे पास रॉक है, हार्ड सॉइल है या मीडियम सॉइल है, तो उसमें भी कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स दी गई हैं कि भाई इतना इतना होना चाहिए, हमारी स्पेसिफाइड सॉइल अगर इतनी होगी तो ऐसा होगा, तो इस तरह से रेजिस्टेंस वो कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम जनरल प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर earthquake resistant building as per IS 1893 पार्ट 1 2000। तो कुछ जनरल जो है हमारे कंसिडरेशंस है जो कि बता गया है कि हमारे इस नए कोड में, तो वो क्या है वो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी जनरल कंसिडरेशंस है। तो सबसे पहले जो हम दो मेन कंसिडरेशन जो है वो है जनरल कंसिडरेशन रिगार्डिंग अर्थक्वेक, दूसरी है कंसिडरेशन रिगार्डिंग बिल्डिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक में क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें जब भी हम कोई बिल्डिंग या कुछ भी बनाएंगे कंसिडर करेंगे, तो उस टाइम प्लानिंग और एनालाइज करेंगे हम सिस्मिक फोर्सेस को। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे ग्राउंड मोशन जो है हमारा। तो बात करते हैं ग्राउंड मोशंस की। तो जो हमारा ग्राउंड मोशन है, जो बेसिकली सिस्मिक ग्राउंड मूवमेंट है, वो डिपेंड है हमारा मैग्नीट्यूड पे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेप्थ है फोकस का, या हम कह सकते हैं हमारा एपिसेंटर की डिस्टेंस कितनी है। और दूसरी बात जो है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट सॉइल स्ट्रेटम, जो भी हमारे पास सिस्मिक वेव आ रही है वो किस अलॉन्ग ट्रेवल हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से देखा जाए कि अगर हम देखेंगे कि सिस्मिक मोशन जो भी डेवलप हो रहा है वो हमेशा तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, बट उनमें से एक खास है जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, हॉरिजेंटल मोशन प्रीडोमिनेट्स। ठीक है, तो इसी तरह से स्पेशल अटेंशन हमें वहीं पे पेड करनी है, जैसे कि बिल्डिंग में, कि जहाँ पे हमें कैंटिलीवर हो या गर्डर्स हो या स्लेब हो, क्योंकि उसमें प्रीमेच्योर फेलियर हो सकता है ड्यू टू शेयरवुड बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन की। सॉइल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन में क्या है, जैसे कि हम देखेंगे हमारा जो ग्राउंड लेवल जो हमारे स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर होते हैं वो बिलो ग्राउंड लेवल होते हैं, जिसमें सॉइल डायरेक्टली कांटेक्ट होती है हमारे फाउंडेशन या स्ट्रक्चर के लिए। तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास लेटरल फोर्सेस भी आते हैं, ऑर्थोगोनल टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में हमारे लेटरल फोर्स आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, डिज़ाइन करनी है हमारी फाउंडेशन भी इस तरह की जो कि हमारे लेटरल फोर्सेस को भी हम कंसिडरेशन कर सके उस चीज़ में। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो हमारा जो अर्थक्वेक है जो हमारा ऑरिजिनेट होता है अर्थ क्रैक से, तो इसलिए फाउंडेशन जो है वो लेटरल सिस्मिक फोर्सेस के लिए भी हमने बनानी होनी चाहिए, डिज़ाइन की होगी चाहिए। दस हमारे पास जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन है, तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो सॉइल इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली हम देखेंगे कि रॉकी मैटर्स के लिए हम ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल सॉइल हो, न कि वहाँ पे रॉकी मैटर हो। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि और कुछ एडिशंस या अल्ट्रेशंस जो करनी होंगी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड है कि हमारे सिस्मिक डिज़ाइन कैसे है। तो हम वही चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो उसमें हमारे पास कहीं एडिशनल फोर्सेस तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सिस्मिक फोर्सेस तो नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना है, 5% हमें उसको इंक्रीज़ करना है स्ट्रक्चरल मेंबर से। ठीक है, तो उसको डिक्रीज़ हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल जो है वो फिर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा हमारा जो भी मेंबर होगा वो बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसी तरह से एक और है हमारे पास चेंज इन ऑक्यूपेंसी।
इसमें क्या है, ऑक्यूपेंसी में क्या है, जो भी स्ट्रक्चर है जो हमने क्लासीफाई किया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस देखी है, इम्पोर्टेंस फैक्टर देखा है, या हायर इम्पोर्टेंस फैक्टर देखना है कि किस में, किस बिल्डिंग में क्या से क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी लोडिंग पे, नेचर ऑफ लोडिंग। कभी हमारे पास जिसमें ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी वहाँ पे ज़्यादा लोडिंग हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास टेबल है, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास और इसका इम्पोर्टेंस फैक्टर दिया गया है वहाँ से। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जैसे कि हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंजेस है, टीवी स्टेशन है या रेडियो स्टेशन, फायर एक्सटिंग स्टेशन, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो उनका जो इम्पोर्टेंस फैक्टर है वो हम 1.5 लेते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ और बिल्डिंग्स है, जैसे स्कूल्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सिविल, सिनेमा हॉल्स, असेंबली हॉल्स, तो उनका 1.5 ही लेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ और बिल्डिंग्स है जो कि उनके बगैर है, जो यहाँ टेबल में नहीं, उनका 1 लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ये फिर भी कि हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, और जो भी हमारे पास इंजीनियर है ना, तो बेसिकली ये उसको चूज़ एक फैक्टर करना है, क्योंकि ये उस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उसको लग रहा है कि भाई नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर जो है वो इसे थोड़ा इंक्रीज भी करना है, वो कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बस 1.5। तो जनरल ये है कि ये भाई लेना ही लेना है। अगर इंजीनियर को पर्टिकुलर लगे कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, तो वो उससे हायर वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोड कॉम्बिनेशन की। अगर देखेंगे हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स की, तो उनमें बेसिकली 3 टाइप्स के लोड आते हैं। वो है हमारे पास डेड लोड, जो कि हमारा पास डेड लोड जो है सेल्फ स्ट्रक्चर का होता है। इम्पोज्ड लोड वो लोड होता है जो कि हमारे पास लाइव लोड हो। फॉर एग्जांपल लाइव लोड बहुत तरह के हैं, जैसे कि हम किसी बिल्डिंग में हैं, उस टाइम पे हम प्रेजेंट वहाँ पे हैं, टेबल है, चेयर है, तो उनको हम लाइव लोड कह सकते हैं, कभी भी वो रिमूव हो सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से अर्थक्वेक लोड है। अर्थक्वेक लोड जो है वो क्या है, वो बेसिकली इंड्यूस्ड होता है स्ट्रक्चर में ड्यू टू अर्थक्वेक। पर इसकी जो देखेंगे तो वो बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली अर्थक्वेक जो है वो रिवर्सिबल इन डायरेक्शन होता है। ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे देखेंगे आप, अगर हमें प्लास्टिक डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं 1.7 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड। और इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं 1.7 डेड लोड प्लस माइनस earthquake load. Even third 1.3 is into dead load plus imposed load plus minus earthquake load. तो इवन अगर हमें ये लिमिट स्टेट डिज़ाइन में आरसीसी करना है या प्रिसिडेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस का लेते हैं, जैसे कि 1.5 इंटू डेड लोड प्लस वन इन प्लस इम्पोज्ड लोड। इसी तरह से सेकंड इज 1.2 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड। तो थर्ड इज 1.5 इंटू डेड लोड प्लस माइनस earthquake load, and fifth is 0.9 dead load plus minus 1.5 into earthquake load। तो ये जो अब कॉम्बिनेशन सारे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारे वर्स्ट लोडिंग कॉम्बिनेशंस के लिए है, जहाँ की हमारे पास अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये, और इसमें इंक्रीज भी हम, नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू। तो बेसिकली क्या है, जब भी हमने कंसिडर अर्थक्वेक किया डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें परमिसिबल स्ट्रेस जहाँ जहाँ भी हमें लेने हैं, तो उधर क्या करेंगे, हम उधर इंक्रीज करेंगे 1/3। वहीं पे इन केस ऑफ इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ है 1/3, इन केस ऑफ इलास्टिक मेथड डिज़ाइन इंक्रीज करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। अगर हम फॉर एग्जांपल स्टील हैविंग डेफिनेट यील्ड स्ट्रेस, परमिसिबल स्टील शुड लिमिटेड टू यील्ड, तो तब हमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेना है, जितना हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर स्टील नॉट हैविंग डेफिनेट यील्ड स्ट्रेस। अगर हमारे पास कोई स्टील है उसमें डेफिनेट यील्ड स्ट्रेस नहीं है,
तो फिर क्या करेंगे, इट शुड बी टेकन एज 80% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम ले लेंगे। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन एलोवेबल प्रेशर इन सॉइल, सॉइल की बात करेंगे। जो बेसिकली लोड है वो कम सारा किस पे आ रहा है, हमारे सॉइल पे। तो लोड कमिंग ओवर पर यूनिट एरिया ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड प्रेशर। जो भी उस पे पर यूनिट एरिया पे आ रहा है वो क्या है, बेसिकली प्रेशर। तो एलोवेबल प्रेशर इन सॉइल्स शुड बी इंक्रीज एज पर प्रोविजंस। किन प्रोविजंस से वो करना चाहिए, जो कि हमारे कोड ने पहले से ही बता चुके हैं हमारे कोड। तो वो ये भी कहता है कि भाई अगर पाइल फाउंडेशन में भी प्रोवाइडेड, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करो जहाँ पे हमारी डेप्थ जो है वो चांसेस हो ज़्यादा हो लिक्विफेक्शन के, यहाँ पे लिक्विफेक्शन ना हो, और कहीं पे जो भी क्ले हो, सेंसिटिव क्ले है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे कि हमें किस तरह की फाउंडेशन वहाँ पे क्या बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज जो हमने अभी दूसरा पॉइंट कंसिडरेशन रिगार्डिंग बिल्डिंग सब्जेक्ट्स टू अर्थक्वेक। उन बिल्डिंग्स को कंसिडरेशन में रख के जहाँ पे अर्थक्वेक के आने का खतरा ज़्यादा है, उसमें क्या है, पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिल्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिल्डिंग। अगर हम एक अच्छी बिल्डिंग और सेफ बिल्डिंग बनाने के लिए हमें, तो उसमें हमें ये चीज़ें ज़रूरी है कि एक तो वो सिंपल हो, रेगुलर प्लान की हो, उसमें लेटरल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा हो, यूनिफॉर्म स्टिफनेस हो, और डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो दूसरी बात है सिस्मिक वेट। तो सिस्मिक वेट जो है ये फ्लोर का हम इंक्लूड करें, डेड लोड करें इंक्लूड, इम्पोज्ड लोड भी और अर्थक्वेक लोड भी, तमाम पॉसिबल कंडीशंस में। जैसे कि सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हम सम करेंगे वेट ऑफ फ्लोर्स जो है हमारे पास, या हम इवन जो हर एक फ्लोर है, या हमारे पास वर्टिकल लोड कॉलम्स है या वॉल्स है, उन सब को मद्देनज़र देख के ही हम अपना सिस्मिक वेट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसी तरह से हमारी बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, लेटरल फोर्स के लिए भी डिज़ाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने लेटरल फोर्स जो आने हैं, जो बेसिकली एक जो है वो लेटरल फोर्स ही आ रहा है सिस्मिक फोर्स, तो वो उन चीज़ों को भी वो रेजिस्ट कर पाए। तो ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें देखना हो तो जो लेटरल फोर्स के लिए हमने डिज़ाइन जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो दी गई है, टोटल डिज़ाइन lateral force or seismic force on base of shear is equal to horizontal acceleration into weight of building। जो भी horizontal acceleration होगी और जो हमारे पास weight of building होगी, और जो horizontal acceleration है वो है, उसकी फॉर्मूला है z/2 इंटू I/r इंटू SA/g, वेयर z इज इक्वल टू जोन फैक्टर, वो हमें पहले से दिया गया होगा, और इम्पोर्टेंस फैक्टर भी हमें वहीं पे मिलेगा, रेस्पॉन्स रिड्यूसमेंट फैक्टर देखना पड़ेगा, और स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन भी हम नोट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह का जो है वो लेटरल फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डायनामिक एनालिसिस की बात करते हैं। तो डायनेमिक एनालिसिस भी हमें पहले से ही परफॉर्म करने हैं, उसमें भी देखना है कि भाई हमें एग्जैक्ट वैल्यू देखने हैं कि डिज़ाइन ऑफ सिस्मिक फोर्स कितने इंड्यूस कर रहे हैं बिल्डिंग पे, ताकि हमें सडन जो है स्ट्राइकिंग जो अर्थक्वेक फोर्सेस आए, हम उनसे बचें। तो डायनेमिक जो है फोर्स उसमें इंक्लूड होता है डिफरेंट फ्लोर लेवल, जो भी हमें जॉइंट्स हैं उनमें देखना है कि वो सेफली जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि वो हमारे स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। तो जो डायनेमिकली हम देखेंगे एनालिसिस जो है वो हम एज़ पर आईएस कोड से ही करेंगे, 1893 जो क्लास नंबर 7.8 से है। तो उसमें हमें आइडिया एक मिलेगा कि किस तरह से हमें वीकनेस को दूर, इरेगुलरिटीज़ जो दूर करनी है, ठीक है, कैसे प्रोटोटाइप मॉडलिंग हमें बनानी है, वो हम चीज़ उसी से पता कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 5 जो है हमारे पास सॉफ्ट स्टोरीज़ की, जो हमने पहले भी बात की थी। जो सॉफ्ट स्टोरीज़ हम ग्राउंड में बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसनेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए डिज़ाइन हमें बीम्स और कॉलम्स भी करने हैं। कॉलम्स और बीम्स जो है सॉफ्ट स्टोरी में वो इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो 2 टाइम्स जो है वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है उनसे ज़्यादा हो। ठीक है, शेयर वॉल्स भी हमें प्लेस करनी पड़ेगी सिमेट्रिकली, जो भी हमने अराउंड पेरीफेरी जो भी बनाया है उनमें हम शेयर वॉल्स
करेंगे बोथ डायरेक्शंस में, तब जाके हमारा जो है ये सॉफ्ट स्टोरीज हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और वो बहुत ऐसे होने चाहिए शेयर वॉल्स जो कि हमारे रेजिस्ट कर पाए लेटरल फोर्सेस, जो कि इवन हमारी मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स जो हो लेटरल डिज़ाइन से ज़्यादा किया गया हो। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे अब और एक चीज़ है फाउंडेशन की, जो कि हमारे फाउंडेशन जो है वो ट्रांसफ़र करती है लोड, आपको तो पता ही है, सुपरस्ट्रक्चर से सॉइल तक। तो उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो या अनइवन सेटलमेंट हो सकती है, वो किससे, ड्यू टू सिस्मिक मूवमेंट से। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए जो कि हमारे थर्ड जोन, फोर्थ जोन या फिफ्थ जोन में आते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग्स हम कहाँ पे कोशिश करेंगे रॉक्स पे बनाने की रिकमेंड किया गया है। अगर हमें रॉक्स वहाँ पे नहीं मिली तो हम उस जगह पे हम पाइल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम फिर लेटरल टाइज या आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है वो यूज़ करेंगे, और उसमें हम टाई बीम्स भी हम जनरली रिकमेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो यही चीज़ थी जो हमें देखना था कि हमारे इस में कोड में क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या हमारे लिए उन्होंने ज़रूरी चीज़ें रखी हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। इसके साथ साथ फर्दर जो हमारे दूसरे कोड्स में भी हैं उनको भी फॉलो करना है, और ये जो इस कोड में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको भी मद्देनज़र रख के ही हम अपनी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे।